हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन सी। इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन आपसे डिस्कस किया था। आप उन सॉल्यूशंस के वीडियोस को जरूर देखिए। सीबीएसई का सैंपल पेपर आपको ये हेल्प करेगा एंड में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी सीरीज में सेक्शन सी में आज आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 है। ये है इंटीग्रेशन से मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो मॉडुलस फंक्शन जहां भी हमें दिखता है पहले हमें इसको ब्रेक करना आना चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूँ। पहले मुझे दिख रहा है कि इस सब में x कॉमन है, तो जैसे ही मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो होगी x² माइनस 3x प्लस 2। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो ये बन जाएगा मॉड एज इट इज x² माइनस 3x प्लस 2 को अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करता हूँ तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करके प्लस का 2 आए और एडिशन करके -3। तो वो नंबर मेरे पास सिंपली -2 और -1 होंगे। तो इसलिए -2x माइनस एक्स और प्लस ऑफ 2 एज इट इज। फिर यहाँ से आपको दिख रहा है कि पहले दो टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन लेने से अंदर बचेगा x-2 और फिर -1 कॉमन ले लेंगे लास्ट के दो टर्म में से, इसमें से और इसमें, तो फिर से अंदर बन जाएगा x-2। अब ये ब्रेक होके मेरे पास बना दे रहा है मॉड ऑफ x x-2 एंड x-1। लेकिन अब मुझे इसको ब्रेक करना है और मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें पता है कि हम मॉडुलस के अंदर जितने भी फैक्टर बन रहे हैं उनको 1 बाय 1 जीरो के इक्वल रखते थे। तो पहला अगर मैं रखूंगा x की जगह 0, एक नंबर मिलेगा। फिर x-1 जीरो रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और अगर x-2 को 0 रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ये तीन वैल्यूज मुझे x की मिल रही हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपने मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करूंगा। अब अगर आपको इसको ब्रेक करने में दिक्कत होती है तो आप एक नंबर लाइन पे इन तीनों को शो कर सकते हैं, 0, 1 और 2 अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। अब हम ये देख लेते हैं कि पहली वैल्यू x की क्या हो रही है, 0 से लेस। दूसरी हो रही है 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। और फिर 1 और 1 से ग्रेटर और 2 और 2 से लेस। एंड देन द लास्ट इज ग्रेटर देन 2। सो वी नीड ओनली अप टू 2। सो केवल आपको यहाँ केवल 2 तक की वैल्यू चाहिए, तो इससे नीचे के सारे इंटरवल्स का आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहली बारी x की वैल्यू 0 से लेस है। दूसरी बार x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से छोटी है। और थर्ड इंटरवल में आपके पास x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी और 2 से लेस होगी। अब इन वैल्यूज पे आपको इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके लिखना है। तो पहला मेरे पास क्या बन रहा है कि जब ये मैंने सपोज करो ये मेरा फंक्शन था मॉड x³ माइनस 3x² प्लस 2x का मॉड। अगर x की वैल्यू 0 से लेस होती है तो जब 0 से लेस होगी तो ये वाला पहला टर्म नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला नेगेटिव होगा इनटू x की वैल्यू 0 से लेस, कोई भी एक वैल्यू आप रख लीजिए 0 से लेस, सपोज करो 5 रख रहा हूँ माइनस का, तो -5 -2 आपको नेगेटिव ही देगा और -5 -1 भी आपको नेगेटिव देगा। लेकिन ये तीनों मल्टीप्लाई में है इसलिए तीनों मल्टीप्लाई होकर आपको नेगेटिव दे रहे हैं। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो उस केस में आपका फंक्शन की वैल्यू इस पूरे फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा के मिल जाएगी। तो अगर नेगेटिव लगाऊंगा तो ये बनेगा माइनस का x³, ये बन जाएगा प्लस का 3x² और ये बन जाएगा माइनस का 2x। ये तो मेरा पहला फंक्शन बन गया। दूसरा केस क्या कह रहा है हमें कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो सपोज करो 0 और 1 के बीच में मैंने ले लिया 1/2 यानी 0.5। तो उस केस में पहला वाला फैक्टर तो पॉजिटिव ही रहेगा, दूसरा वाला फैक्टर 1/2 -2 तो नेगेटिव दे देगा और तीसरा वाला फैक्टर 1/2 -1 भी नेगेटिव दे देगा। इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इस केस में ये मॉडुलस फंक्शन एज इट इज होगा, यानी ये x³ माइनस 3x² प्लस 2x के इक्वल होगा। थर्ड केस में x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो 1 से ग्रेटर और 2 से लेस मीन्स मैं 1.5 ले सकता हूँ। तो जब x में 1.5 रखूंगा तो पॉजिटिव,
जब मैं 1.5 यहाँ पुट करूंगा तो 1.5 माइनस 2, तो ये मुझे वैल्यू दे देगा नेगेटिव। और जब मैं यहाँ रखूंगा 1 वाले फैक्टर्स में तो वो दे देगा मुझे पॉजिटिव। और तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव मिल रहा है, यानी अगेन इस पूरे फंक्शन के आगे मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इस केस में भी -x³ प्लस 3x² और -2x हो जाएगा। अब इसका मतलब जो मेरा ये मॉडुलस फंक्शन है वो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा। तो सबसे पहले मुझे अपने इंटीग्रेशन की लिमिट को इन तीन वैल्यूज के अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ेगा। तो पहली लिमिट, पहले तो मेरे पास इंटीग्रेशन था -1 से लेके 2 मॉड ऑफ x³ माइनस 3x² प्लस ऑफ 2x और dx। अब मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट आ रही थी यहाँ से मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने के बाद 0, 1 और 2। तो मैं अपने इंटीग्रल को तोड़ूंगा तो पहला बनेगा -1 to 0। इस केस में ये पूरा का पूरा नेगेटिव में था तो इसलिए इसके आगे नेगेटिव लगा देने से -x³ प्लस 3x² और माइनस का 2x बन रहा था dx। फिर दूसरे केस में जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करूंगा तो 0 से, और मेरा जो इंटरवल टूट रहा था वो था 0 से लेके 1 पे, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा 0 to 1। और इस बार सारे पॉजिटिव थे तो इसलिए x³ माइनस 3x² प्लस ऑफ 2x और dx। फिर जो थर्ड केस था वो था मेरा 1 से लेके और फिनिश क्योंकि 2 पे हो जा रहा है तो इसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 1 to 2। इस केस पे नेगेटिव लगा देंगे इसके आगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का x³ प्लस का 3x² और माइनस का 2x और इस पूरे का dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -x⁴/4 प्लस 3 एज इट इज x³/3 माइनस एज इट इज 2x² 2 और विद इन लिमिट -1 to 0। फिर प्लस सेकंड केस में हमारा इंटीग्रल होगा x⁴/4 माइनस 3 एज इट इज x² का हो जाएगा x³/3 प्लस 2 एज इट इज x का हो जाएगा x²/2। इस बार लिमिट है 0 to 1 प्लस, फिर यहाँ हमारे पास बनेगा फिर से इंटीग्रल -x⁴/4 प्लस 3x³/3 माइनस 2x²/2 और इस बार होगा 1 to 2। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जा रहा है और 2 कैंसिल हो जा रहा है। अब मैं इसमें अपर लिमिट रख रहा हूँ तो जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो सारे के सारे 0 बन जाएंगे, 0/4, 0/3, 0/2, तो ये तो सीरीज से 0 हो जाएगा माइनस। अब जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो लोअर लिमिट है -1, तो जहां जहां x है वहां -1 रखूंगा, माइनस पहले से है, इसमें x की जगह -1 रखूंगा तो ये बनेगा 1/4, इसमें रखूंगा तो ये बनेगा +1। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 का -1 का जब क्यूब करेंगे तो ये हमें दे देगा -1। और यहाँ जब मैं रखूंगा तो ये भी आपका x² यानी -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा लेकिन बाहर से -1 है इसलिए माइनस एज इट इज रहेगा। फिर प्लस, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा 1/4 -1, यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1। और जब इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 बनेगा इसलिए मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगा क्योंकि 0 0 0 तीनों में 0 बन जाएगा। प्लस यहाँ मैं अपर लिमिट रखूंगा तो 2 की वैल्यू यहाँ जब रखोगे x की जगह 2 तो माइनस एज इट इज 2⁴ तो ये बन जाएगा 16/4। फिर यहाँ बन जाएगा आपके पास +8, फिर यहाँ बन जाएगा आपके पास -4। और जब आप इसमें लोअर लिमिट रखोगे तो नेगेटिव, और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/4। फिर यहाँ x की जगह 1 रखेंगे हम तो हमें मिल जाएगा प्लस का 1, और फिर वहां पे रखेंगे तो वो बनेगा माइनस का 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 0 तो ओके है, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 1/4। इस नेगेटिव को और इस नेगेटिव को यहाँ पहले आप नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर सकते हैं तो -2, और बाहर से नेगेटिव है तो इसलिए +2। फिर यहाँ प्लस ये 1/4 एज इट इज, लेकिन यहाँ +1 -1 कैंसिल हो जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपके पास ये वाला प्लस है लेकिन अंदर नेगेटिव है तो ये आपको दे देगा -4, और 8 -4 ये भी हो जाएगा हमारे पास +4।
अब ये +1 -1 फिर से कैंसिल, और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस का 1/4। तो अब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये तो हमें दे देंगे 3/4, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, ये आपके पास 2, तो 3/4 प्लस 2, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बनेगा 3 + 8/4, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 11/4। ये हो गया आपकी इस इंटीग्रल की वैल्यू। यहाँ कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। इन स्टेप्स में कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट सकता है। तो इस तरह से हम पहले इंटीग्रल, जब भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल होगा तो उसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे। जैसे ही हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसके बाद जो आपका इंटीग्रल्स की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है फिर से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन। इस लाइन, इस पैराबोला और फर्स्ट क्वाड्रेंट वो भी एक्स एक्सिस के साथ, ये जो कवर्ड एरिया होगा इसका आपको एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया कवर्ड करेगा। तो पहली चीज क्या है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ लाइन का है। लाइन हमें दिया हुआ है x + y = 2, और फिर पैराबोला दे रखा है y² = x, और फिर दे रखा है x एक्सिस के साथ। इतनी चीजों को पहले कंबाइन करके हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके फिगर के लिए भी आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड होगा, तो 1 मार्क्स फिगर का, इसलिए फिगर पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है y² = x अगर पैराबोला है तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगा और ओरिजिन से पास होने वाला होगा। तो ये हमारा पैराबोला हो गया y² = x। उसके बाद x + y = 2 अगर लाइन है तो हम क्या करते हैं, जब भी लाइन को आपको ड्रॉ करना हो तो एक बार आप y कोऑर्डिनेट को 0 रखिए, तो अगर इसमें y 0 होगा तो x डायरेक्टली हमें 2 मिल जाएगा। और दूसरी बार हम क्या करेंगे कि x को 0 रखेंगे तो y निकाल लेंगे, और y हमारा फिर से, सॉरी y 0 है तो x2, x 0 रखा तो y भी 2 मिल जाएगा। अब पहला पॉइंट x2 y 0, तो y हमेशा 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे x तो 2 होगा लेकिन y 0 होगा, और इस वाले केस में आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा जहाँ x 0 और y क्या है 2 है। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। उसके बाद ये 2 से बाउंडेड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो इधर होगा, और क्योंकि x एक्सिस से बाउंडेड चाहिए तो इसलिए ये वाला पोर्शन आपका बाउंडेड होगा। तो जो हमारे पास बाउंडेड पोर्शन आ रहा है वो ये वाला पोर्शन आ रहा है, यानी इस पोर्शन का हमें एरिया चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों कर्व से मीट कर रहा है और x एक्सिस से बाउंडेड है। अगर यहाँ पे y एक्सिस से बाउंडेड होता तो तब ये वाला पोर्शन होता, लेकिन वो x एक्सिस से बाउंडेड पूछ रहा है इसलिए ये होगा। अब जहां ये आपको कर्व दिखा और इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया है वो आपको फाइंड करना है, तो इस कर्व में आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो एरिया है ये तो कर्व कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो लाइन कवर कर रही है। इसका मतलब ये एरिया 2 पार्ट में टूट रहा है। तो पहले आपको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ, और अब आप क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन और इस कर्व का यानी पैराबोला का, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगर y² = x होता है या x = y² है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज रिप्लेस करके और आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेन मोटिव हमारा है कि हम x कैसे निकालेंगे, हमारी x की वैल्यूज क्या होंगी। तो अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर y² = x है तो यहाँ से हम y निकाल देते हैं। तो y की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से मैं निकालूंगा, यानी अगर x + y = 2 है तो यहाँ से जो y आएगा वो मेरा 2 - x आ जाएगा। इस y को पैराबोला की इक्वेशन में रखने से मुझे मिलेगा 2 - x² = x। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 4 + x² - 4x, जस्ट a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया,
इक्वल टू एक्स। फिर यहाँ से इसको सारे टर्म्स को एक साइड लाने से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये तो ऐसे ही यहाँ से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एंड में दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 4 आए और एडिशन करके माइनस का 5 आए, तो वो नंबर -4x और -x हो जाएंगे। तो पहले वाले दो में से x कॉमन है तो x -4, बाद के दो में से -1 कॉमन तो x -4 इक्वल टू 0। x -1 एक फैक्टर बना और x -4 दूसरा फैक्टर बना, यानी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, दो वैल्यूज आपको मिल रही है। अब जरा ध्यान रखिएगा कि अगर x की वैल्यू 1 मिल रही है और x की वैल्यू 4 मिल रही है, तो इसका मतलब इसमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी वो आपको देखना पड़ेगा। तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2,0 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इस 2 से लेस होगा। और इसलिए यहाँ पे जो दो वैल्यू आई थी x1 और x4, इसमें से केवल 1 कंसीडर होगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ पे अगर गलती हो गई, यहाँ 4 लिख दिया तो गड़बड़ जाएगी। तो कर्व अगर 2,0 यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, क्योंकि 4,0 तो नहीं हो सकता है। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक पहले ये ओरिजिन है तो 0 0, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 2 0। अब हम क्या करते थे, जब भी एरिया बाउंडेड बाय कर्व का क्वेश्चन होता है तो हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करते थे। तो इस वाले पे मैं जो स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ, चूंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए इसमें y1 इसकी लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ dx, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ y2 लेंथ और ब्रेथ dx, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ डिफरेंट होगी इसलिए मैंने y1 y2 से लिया। अगर एक ही लेंथ होती तब y लेते। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx प्लस y2 dx। क्योंकि आपको पता है जब हम एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन करते थे तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम कंसीडर करते थे उसका एरिया y1 dx होता था, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन विद इन गिवन लिमिट कर दूंगा तो ये उस पूरे पोर्शन का एरिया दे देता था हमें जिस पोर्शन में एरिया कवर्ड हो रहा है। तो अब यहाँ से पहला केस जो है y1 के लिए वो लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक। तो पहली लिमिट हमारे पास बनेगी 0 to 1, और दूसरी लिमिट हमारे पास कर्व जो है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर और 2 तक। तो ये हमारा हो जाएगा 1 to 2। पहला वाला जो y1 होगा, अब देखिए यहाँ पे कर्व की जब हम बात करते हैं तो इस कर्व में जो ये y1 है ये कहां से मिलेगा, इस कर्व की इक्वेशन से मिलेगा, पैराबोला से। तो पैराबोला से हमें मिलेगा y1, यानी जो पैराबोला से y निकलेगा वो हमारा y1 होगा, और जो लाइन से हमें मिलेगा उसको हमने कंसीडर किया हुआ है y2। तो पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इससे y निकालूंगा तो ये √x होगा, इसलिए y1 की जो वैल्यू होगी वो मेरी √x होगी। तो यहाँ हो जाएगा 0 to 1 √x dx प्लस 1 to 2। अब जो मेरी कर्व की लाइन की इक्वेशन थी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 थी, इससे जो y मिलेगा वो मेरा y2 होगा, तो वो होगा 2 - x। तो या y2 यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा 2 - x, तो इसकी जगह हो जाएगा 2 - x। अब देखिए इंटीग्रल बहुत आसान है, लेकिन इसको इंटीग्रल बनाने के लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कर्व कर्व को कैसे ट्रेस करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है √x मीन्स x की पावर हाफ, तो इसको मैं x की पावर हाफ dx लिख सकता हूँ, और यहाँ 1 to 2 2 - x dx एज इट इज है ही। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 to 1 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 2x - x² 2 और 1 to 2। अब लिमिट्स रखेंगे तो लोअर लिमिट रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 ही बनेगा। अपर लिमिट रखूंगा तो 1 to the पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ रखूंगा अपर लिमिट तो ये बनेगा 2 to the 4, यहाँ भी रखूंगा तो 2 to the 4 अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो पहले तो हमने अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव होगा सॉरी। तो इसमें बन जाएगा आपके पास 2 × 1 2 माइनस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो ये बन जाएगा 1/2। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये पहला वाला टर्म तो बनेगा 3/2
ये था 1/3/2 यानी 2/3 प्लस यहाँ आपके पास 4, इसको कैंसिल करूंगा तो 2, तो 4 - 2 हमें दे देगा 2, फिर माइनस, और यहाँ आपके पास 2 - हाफ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू जा 4 - हाफ यानी 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब इन तीनों को आपको सॉल्व करना है, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6, ऊपर ये बन जाएगा आपके पास 6, सॉरी 2 टू जा 4, फिर यहाँ बन जाएगा 6, और यहाँ बन जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 2 था नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -9। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 3 टू जा 6। एक चीज यहाँ पे आपके पास जब एलसीएम होगा 6 तो यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ से आपके पास बन रहा है 8, 12 + 4 16 -9/6, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/6। तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन का यहाँ पे ध्यान रखना है। इन तीनों का एलसीएम था 6, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 टू जा 4, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 टू जा 12, और यहाँ 9, तो 12 + 4 16 -9/6 7/6। ये क्योंकि एरिया है तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में, तो इसलिए इसके आगे स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। इसके और में आपके पास फिर से यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका उसी को चैप्टर से रिलेटेड है। इसका एरिया आपको निकालना है फिर से, लेकिन इसको समझने के लिए फिर से देखिए, पहले आप इनइक्वालिटीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये दे रखा है कि y की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और √3x तक होगी, तो यानी आपको y वहां आना चाहिए जहां x का पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। और जो सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है ये x² + y² = a² के फॉर्मेट में है, तो यानी ये इक्वेशन जो होगी ये सर्कल की होगी। तो अब पहले अगर x² + y² ≤ 4 होती है, तो इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा, ओरिजिन हमें पता है। और इस क्योंकि हमें पता है x² + y² ≤ a² जो है, जब भी सर्कल की इक्वेशन होगी तो इसका सेंटर 0,0 है, क्योंकि h, k 0 है, और a यहाँ पे हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो रेडियस जो होगी सर्कल की r या a, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, वो आपके पास 2 होगी। तो पहले मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी रेडियस 2 है। तो रेडियस 2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के सेंटर 2, यहाँ के कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे और सेंटर उसका ये होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है y ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो यानी y पॉजिटिव एक्सिस में आना चाहिए, और √3x से छोटा होना चाहिए। यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए y को √3x ड्रॉ करता हूँ तो इसका कर्व मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं x 0 लेता हूँ तो y 0 है, यानी ये जो लाइन होगी, जनरली ये दिख रहा है कि ये y = mx के फॉर्म में है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब चेक कर लीजिए कि ओरिजिन से पास हो रही है नहीं, तो इसमें x 0 रखा तो y भी 0 आया, इसलिए ये ओरिजिन से पास होगी। तो इसका मतलब ये आपका कर्व बनेगा। और इसके बाद y की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, यानी इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लेस देन इक्वल दे रखा था। लेस देन इक्वल देने का मतलब कि ये जो पोर्शन है या ये जो सर्कल है ये अपने से नीचे लाइन एरिया को कवर करेगा। तो यानी हमने जो सॉल्यूशन लेना है वो केवल किस पोर्शन का लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन लेना है। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर से यहाँ आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से लेके कर्व और यहाँ तक जो भी एरिया कवर करेगा वो लाइन से कवर करेगा। तो इसमें आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। फिर से एक हो जाएगा ये लाइन वाला जिससे आपको मिलेगा y1, और इधर वाला पोर्शन से आपको मिलेगा y2, तो ये वाला दूसरा। लेकिन फिर से मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो अगर y = √3x मैं सर्कल की इक्वेशन में रखता हूँ तो x² एज इट इज प्लस y की जगह √3x रखूंगा तो √3x का स्क्वायर = 4, तो x² + 3x² = 4, तो 4x² = 1, सॉरी 4x² = 4, तो x² = 1, x आपका +-1। यानी मुझे एक चीज पता चल गया कि x की वैल्यू +1 भी हो सकती है -1 भी, लेकिन अगेन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ x पॉजिटिव होगा, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 1,0 हो जाएंगे।
अब मुझे इसका जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए उसके लिए फिर से मैंने y1 और y2 दो स्ट्रिप कंसीडर करनी है सेम, यहाँ y1 यहाँ y2। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx। अब y1 की वैल्यू तो आप लाइन से निकालेंगे, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे था इसलिए 0 से लेके, और पहली लिमिट मेरी बन जाएगी 1 और फिर दूसरी बनेगी 1 से लेके और 2। अब यहाँ जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये 0 to 1, y1 dx मीन्स ये वाला जो y होगा वो लाइन से पिक करना है, और लाइन का y है √3x, तो ये बन जाएगा √3 इंटू एक्स, फिर प्लस और dx क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 to 2, और y2 dx, y2 अब इसका जो y2 निकलेगा वो सर्कल वाले पोर्शन से निकलेगा, और सर्कल का जो y2 होगा वो मिलेगा आपको, क्योंकि यहां से देखिए अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो यहाँ से y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहला वाला इंटीग्रल तो सिंपल है, √3 अपनी जगह, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और विद इन लिमिट 0 to 1 प्लस दूसरा वाला जो इंटीग्रल है वो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है स्क्वायर रूट के अंदर। तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इस पे स्पेशल फॉर्मूला हम लगा देते हैं, वो होता है आपका x बाई 2, यही टर्म एज इट इज मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर करते थे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो जाता था साइन इनवर्स x बाई ए। इस केस में इस 4 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा, देखिए 1 to 2 अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, इस 4 को जस्ट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा पहला टर्म था √3 एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन लिमिट 0 to 1 आई थिंक, देन प्लस, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये था आपका a की जगह 2 और x की जगह तो x ही है, तो ये बन जाएगा आपका x बाई 2 एज इट इज, फिर यही टर्म एज इट इज मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ होता था a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर की वैल्यू है 4 बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a मीन्स x तो x है लेकिन a की जगह 2, और इसकी लिमिट थी 1 to 2। अब हम इसमें लिमिट्स को पुट कर लेंगे और आराम से अपना इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो अगर करते हैं तो यहां से मिलेगा 1 रखूंगा लिमिट तो ये जनरली √3 बाई 2 दे देगा मुझे सीधा सीधा, प्लस अब यहाँ x की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ x की जगह 2 रखने से 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट लिखने की जरूरत है नहीं, मींस इस केस में 2 रखने से डायरेक्टली 0 बन रहा है तो अब 0 लिख के छोड़ देंगे, प्लस फिर यहाँ देखिए 4 बाई 2 मीन्स 2 और ये बनेगा साइन इनवर्स 2 बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1, तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 बाई 2, ये अपर लिमिट रखने से वैल्यू मिली थी और ये लोअर लिमिट रखने से, लोअर लिमिट है 1 तो इसमें 1 रखूंगा तो 1 बाई 2, 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी सिंपली ये दे देगा मुझे √3/2 मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस यहाँ मेरे पास फिर से 2 और जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 बाई 2। अब हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये है आपका √3/2, अपर लिमिट में जब ये 0 था ये 2 था, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा प्लस साइन इन 2 साइन इनवर्स, और यहाँ ध्यान से देखेगा कि ये बनेगा साइन इनवर्स का 1 माइनस ये है आपके पास √3/2 नेगेटिव का, इस नेगेटिव को मैं अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का 2 और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मीन साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, और साइन 30 को हम अगर पाई के टर्म्स में लिखते हैं तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं π/6, तो ये बन जाएगा π/6। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो √3/2 तो कैंसिल, यहाँ है 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन में 1 जो वैल्यू होती है वो हमें पता है π/2 की होती है, और माइनस यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये π/3 आ जाएगा,
अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 2 कैंसिल, यहाँ मेरे पास बना पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 2 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था आपका फिर से इंटीग्रल का क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन का अगेन ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 0 अपॉन द प्लेन दिस, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 0 फ्रॉम द गिवन प्लेन। पहले तो आपको एक पॉइंट दे रखा है 1 2 0, इस पॉइंट से किसी प्लेन पे जब ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट चाहिए। सपोज मैंने कंसीडर किया कि गिवन पॉइंट है मेरा ए, उसको मैंने ए नाम दिया, और वो है 1 2 और 0, और मैंने कंसीडर कर दिया कि लेट पी बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सपोज जो मेरा पी पॉइंट है वो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पे, और इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले मैं इस जो मेरा एपी आ रहा है, इस लाइन एपी की इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हमें पता है कि जब प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी होती है, तो ए बी सी जो है वो डी आर्स होते हैं, डी आर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर होते हैं, और नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर मैं इस लाइन के डी आर्स बोलूंगा तो वो प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स के इक्वल होंगे, यानी सेम होंगे। तो यानी ये जो परपेंडिकुलर है ये इस प्लेन के लिए एन वेक्टर का काम करेगा, और इसके डी आर्स यहाँ पे आ रहे हैं 1 माइनस 3 और 2। अब मुझे पता है अगर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल डी आर्स दे रखे होते हैं तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस 1 अपॉन ए यानी 1 इज इक्वल टू y माइनस जिस पॉइंट से पास हो रहा है 2 अपॉन फिर ये वाला डी आर्स सॉरी माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन c यानी 2, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लैम्डा ले लिया। तो यहां से जो मेरा x आएगा, जब मैं इसको और इसको आपस में इक्वल रखूंगा तो होगा लैम्डा प्लस 1। इसको उधर ले जाऊंगा तो लैम्डा, और माइनस 1 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस 1। फिर यहां से मिलेगा y की वैल्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू 2 लैम्डा। अब ये जो एक्स वाई जेड है, ये क्योंकि प्लेन यहाँ p के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये जो है एक्स वाई जेड इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर ये एक्स वाई जेड इस प्लेन पे लाई कर रहा है p पॉइंट, तो इस प्लेन की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख देंगे। तो जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लेन में रखेंगे तो x की जगह हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, माइनस 3 इंटू वाई की जगह हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, प्लस 2 इंटू जेड, जेड की जगह हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इंटू प्लस 2, ये मुझे दे देगा माइनस का 6, और फिर प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9। फिर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस 4 प्लस लैम्डा, तो ये मिल जाएगा 14 ऑफ लैम्डा, और यहां से 1 माइनस 6 तो माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। तब लैम्डा की वैल्यू जब 1 आ गई तो इसको मैं एक्स वाई जेड में रखूंगा, और वही मेरा जो पी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो जब मैं एक्स की जगह सॉरी लैम्डा की जगह 1 रखूंगा तो पहला कोऑर्डिनेट या जो पहली वैल्यू मिलेगी पी पॉइंट जो है मेरा एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू मेरे पास थी, यहां से मैं वैल्यूज देख लेता हूँ, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और लास्ट वाला था 2 लैम्डा। लेकिन लैम्डा मेरे पास 1 है, सो यहाँ पे बन जाएगा पी जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड वो आ जाएंगे 1 प्लस 1, फिर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2,
फिर हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और 2 1 2। तो यानी जो फुट के कोऑर्डिनेट होंगे, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट जो होंगे वो मेरे पास 2 माइनस 1 और 2 बन जाएंगे। फिर मुझे क्या चाहिए था कि इस परपेंडिकुलर पॉइंट से, जो ये पॉइंट था 1 2 0, उस प्लेन तक की इक्वेशन चाहिए, यानी मुझे डी चाहिए डिस्टेंस, वो भी कहां से कहां तक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मैं आराम से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू प्लेन निकाल सकता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पॉइंट मुझे दे रखा है 1 2 0 टू प्लेन। प्लेन की इक्वेशन थी मेरे पास, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। 2z इक्वल टू 9। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो ये बनेगा x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, ये अगर मेरे पास x1 y1 z1 है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि मुझे इस 1 2 0 से डिस्टेंस निकालनी है, तो ये मेरा x1 y1 z1 होंगे। और इस प्लेन पे डिस्टेंस निकालनी है तो ये मेरा a b c और d होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको जब मैं अप्लाई करूंगा, इसका मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेना है, यहाँ अप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6, फिर 0 इंटू 2 तो 0, लेकिन यहाँ पे -9 है d, तो प्लस का d मीन्स प्लस, और माइनस में d है तो इसलिए सीधे सीधे माइनस का 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये मॉडुलस में। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 15 अप ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो यहां से मिल जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 14 अपॉन रूट 14, लेकिन ये मॉडुलस में है, और जब भी मॉडुलस से कोई भी क्वांटिटी बाहर निकलती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो इसलिए आ जाएगा 14 अपॉन रूट 14। रेशलाइज कर दीजिए रूट 14 से ऊपर नीचे, तो डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा रूट 14 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस है इसलिए इसमें यूनिट्स आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ है, इंश्योरेंस कंपनी बिलीव दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। तो दो तरह की कैंडिडेट क्लासिफिकेशन आपको करना है। एक है, सपोज करो मैंने E1 लिया एक, और जिसको मैंने कहा कि एक्सीडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, एक्सीडेंट प्रॉन। तो पहला आपने लिया कि एक्सीडेंट प्रॉन है, और सेकंड है कि नॉट एक्सीडेंट प्रॉन। ये आपको दो कैटेगरी दे रखी है। फिर आपके पास क्या है, द कंपनी statistics so that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period। अगर वो एक्सीडेंट प्रॉन है और उसका फर्स्ट ईयर में डेथ होने की या एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 दे रखी है। दूसरा है कि वेर एवर प्रोबेबिलिटी 0.2 पर्सन हु नॉट एक्सीडेंट प्रॉन, जो एक्सीडेंटली प्रॉन नहीं था लेकिन फर्स्ट ईयर में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। The company knows that 20% of the population is accident prone। अब देखिए 20% अगर एक्सीडेंटली प्रॉन होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको 20% दिया हुआ है। 20% मीन्स 20/100 दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन P ऑफ E2 जो आएगा नॉट एक्सीडेंटली प्रोन, वो 1 माइनस 100 माइनस 20% होगा, यानी वो 80% होगा। और 80% होने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 80/100 होगी।
अब हमें एक इवेंट दिया हुआ है कि एक्चुअल में जो पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ए मैंने एक इवेंट लिया जो कह रहा है कि एक्सीडेंट विल अकर इन अ ईयर, इन 1 ईयर। तो एक्सीडेंट हो जाता है, वो हमारे पास ए इवेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है कि अगर वो प्रॉन है और उसका एक्सीडेंट 1 ईयर में होता है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई1 बनती है, और वो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 0.6। तो ये मुझे दिया हुआ है 0.6 है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई2 मीन्स एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो प्रॉन एक्सीडेंट नहीं है, तो वो आपको दे रखा है 0.2। अब फर्स्ट केस के क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू पॉलिसी होल्डर हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। आपको ये फाइंड करना है कि जो नया पॉलिसी ईयर, जो नया पॉलिसी कैंडिडेट था, पॉलिसी लेने वाला कैंडिडेट था, उसकी जो है एक्सीडेंट हुआ है विद इन अ ईयर। तो यानी आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो इस केस में एक्सीडेंट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक्सीडेंट दो तरह से हो रहा है, एक प्रॉन के केस में और एक नॉट प्रॉन के केस में। तो इस कंडीशन में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई1। जो पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि एक्सीडेंटली प्रॉन था, तब हम ये देखेंगे कि वो उसकी डेथ किससे हुई थी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई2। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 यानी 20/100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई1 मींस 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 मींस फिर से हमारे पास 80/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई2 हमें दे रखा है 0.2। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 20 इंटू 0.6, तो 6 टू 12, सो इसलिए ये बन जाएगा आपके पास 1.2/100 प्लस ये बन जाएगा 1.6/100। तो ये मेरे पास बन जाएगा इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास नॉट ओनली 2 था बल्कि ये 20 था, तो इसलिए ये बनेगा आपके पास 12 और यहाँ बन जाएगा 16। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमें दे देगा 28/100। इसलिए मैंने 100 को सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन होता है तो हमें अपना आंसर भी परसेंटेज में निकालना होता है। तो इसका मतलब ए के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 28%। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सपोज दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी और ही इज एक्सीडेंटली प्रॉन। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब आपको ये तो पता है कि वो एक्सीडेंट हुआ विद इन अ ईयर, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो एक्सीडेंटली प्रॉन होगा, तो यानी इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी मांग रहा है E1/A की, और E1/A की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब इसकी हेल्प से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे वाला तो मुझे पता है कि ये वैल्यू हमारे पास 28/100 आ रही थी, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं। ऊपर वाली वैल्यू के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना है, ये हमारे पास 20/100 इंटू 0.6, तो ये हमारा टाइम बचा देगा, इसलिए डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये होगा आपके पास 12/100/28/100, 100 कैंसिल आउट, 12/28, तो ये हो जाएगा आपका 3/7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड पार्ट के लिए, और ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लगाना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और सेकंड पार्ट में हमें अप्लाई करना है बेस थ्योरम। तो इस तरह से ये था आपका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। तीनों पार्ट्स में अब मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में
अलग अलग चैप्टर के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, और उन क्वेश्चंस में से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर में डायरेक्टली मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।